नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। वीडियो में थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि मैं आपसे बता रहा था उस दिन की वीडियो जो पहली बनी थी भूगोल की, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। दिक्कतें का मतलब ये है कि स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था। मैं आपसे कह रहा था कि वो बोर्ड दूसरे लोगों का है, मैं अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, तो आप लोगों के जानिए सहयोग से ठीक निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए मैं ये कर पाया हूं और आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। मैं आपको उस दिन रणनीति बताया था, फिर इसके बाद देखिए एग्ज़ाम की रणनीति के बाद फिर भूगोल का जो 2021 का पेपर है, आधा क्वेश्चन यानी 31 क्वेश्चन उसके गए थे। 31 से आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज मतलब पूरी तरह से भूगोल 2021 का पेपर का अंत हो जाएगा। और ये मात्र केवल 31 या 32 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें जब व्याख्या की जाएगी तो ये कम से कम 80 से 85 या 90 क्वेश्चन तक जाएंगे। क्लियर? तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि अपनी तैयारी का आकलन करिएगा और वही उसी चीज का नोट बनाइएगा जो आपको नहीं आता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी चॉइस होती है, अपना मन होता है, अपनी समझ होती है, ठीक है। उसी आधार पर उसका अपना अपना नोट भी होना चाहिए, ठीक, ऐसा मेरा मानना है और इसी रणनीति को अपनाकर मैंने सफलता पाई है। तो आइए देखते हैं उसके आगे क्या क्या क्वेश्चन रखे गए हैं ठीक है। और मेरी ये गुजारिश आपसे है कि नाराज नहीं होना है, ठीक है, कि एक बार। और एक चीज मैं ये भी इसी चैनल पे आपका टेंथ का जो जा रहा है उनके सामाजिक अध्ययन का, तो उससे आप विचलित मत होइएगा क्योंकि आपके चैप्टर में बहुत सारी चीजें वहां से प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देखिएगा, लेकिन अगर नहीं देखना चाहते हैं तो 10th का जो आए उसको स्किप कर जाइएगा, अपनी वीडियो देखिएगा। लेकिन 10th का सामाजिक विज्ञान बहुत कुछ हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना जी, क्योंकि 10th ही का अध्यापक बनना है टीजीटी के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए मददगार होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई। देखिए एक आध क्वेश्चन अगर उसमें का इसमें आ गया तो आप बहुत ज्यादा दिक्कत मत करिएगा, ठीक है। कुल सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। हेक्टोपास्कल किस चीज को मापने की इकाई है? ऊर्जा, वायुदाब, ओजोन परत की मोटाई, सौर विकिरण, ठीक है। तो पास्कल नाम से ही है कि दाब से संबंधित है। किससे? पास्कल दाब से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। तो ये वायु के दाब को मापते हैं। किसको मापते हैं? वायु के दाब को मापते हैं, ठीक है। यानी ये किसको मापने की इकाई है? वायु के दाब को। और एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, ओजोन परत को जो मापने, ओजोन परत की जो मोटाई को मापा जाता है ये डाबसन में मापा जाता है। किसमें? डाबसन में, ठीक। तो यहां से दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आप बताइएगा, ये दोनों क्वेश्चन कॉपी और पेन लेके बैठिए, ईमानदारी से आप हल करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे, ठीक है। उसी आधार पर आप जज करिएगा कि कौन सा प्रश्न मेरा गलत हुआ और वो कहां से आने वाला क्वेश्चन है और वो चैप्टर मैं पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं। और यही तैयारी का सही तरीका होता है, ठीक है। इसी से सिलेक्शन मिलेगा। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पहले देखिए यहां जान लेना है कि अंतर, तब तक आप क्वेश्चन को लगाइए। आंसर क्या हो सकता है? 1904, 1884, 1917 या 1894। तो आप आंसर लगा दिए होंगे। देखिएगा इसका आंसर होगा तो क्या? 1884। यहां से देखिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। पहला तो बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते किसे हैं, ठीक है। तो 180 अंश, ठीक है, 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर? दूसरा यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि, और देखिएगा 0 अंश देशांतर को प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। याम्योत्तर
साम्योत्तर कहते हैं, या GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। अगर ये कलर नहीं पता चल रहा होगा तो ये भी बताइएगा, मुझे लग रहा पता चल रहा है। ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है। अब ये कहां, लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है, ग्रीनविच शहर से जाती है, इसीलिए इसका नाम हो गया है क्या, ग्रीनविच रेखा। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन एक और देख लीजिए, बनेगा आपके देश से संबंधित, यानी भारत के। तो भारत का जो मानक समय, ये विश्व का मानक समय निर्धारित करती है, कौन सी, जो प्रधान यामोत्तर, तभी इसका नाम है प्रधान यामोत्तर। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, ठीक है, कौन सी रेखा निर्धारित करती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मेरी बात आप सुनिएगा, लिखने में इधर उधर भले हो सकता है, लेकिन अब यहां से जितने भी क्वेश्चन आपको बनने हैं रेखाओं से, ठीक है, उतने सारे की चर्चा आप कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहां से आपको कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर देखिए मैं आपको और बता दूं, यहां से थोड़ा सा और जान लीजिए। अच्छा चलिए सुन लीजिएगा, क्योंकि स्लाइड इधर उधर हो जाएगी। अगर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो इसे मकर रेखा कहते हैं, और 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य इस पर चमकता है, किस पर, मकर रेखा पर, ठीक है, मकर रेखा पर, इसलिए यहां सबसे बड़ा दिन और रात छोटी होती है। क्लियर। और भूमध्य रेखा की अगर बात करें, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, और इस पे सूर्य कब चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना जी। इसे शरद विषु और बसंत विषु कहते हैं। 21 मार्च को आपका बसंत विषु होता है और 23 सितंबर को शरद विषु होता है। इसी को अंग्रेजी में इक्वानॉक्स कहते हैं। इस दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो कम से कम 10 प्रश्न मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक। इसी तरह से जब आपको हर चीज जानकारी हो जाएगी तो सिलेक्शन रोक दे, किसी में औकात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने तैयारी पूरे मन से कर ली है, अब मुझे हराने वाला कोई नहीं है मित्रों, ठीक है ना जी। आइएगा, मैंने इसीलिए पहले दिन आपको बताया था कि तैयारी करते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्मार्टनेस बहुतों में नहीं होती है। इसीलिए फॉर्म तो पढ़ते हैं 301 सीट पर, लेकिन सिलेक्शन किसी एक व्यक्ति का होता है। वही उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है जिसने अपने को धार लगा लिया है, ठीक है, अपने को सबसे अलग कर लिया है। आइए, पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो देखिएगा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप। जल्दी से आप बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। मुझे लग रहा है जिनको लगाना है वो लगा चुके होंगे। तो पीट्सबर्ग जो है ये रूस में स्थित है। पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश कहां? रूस में अवस्थित है।
देखिएगा यह नेवा नदी के किनारे पर स्थित शहर है या औद्योगिक प्रदेश है। अब आपको जानना है सोवियत संघ के समय इसको लेनिनग्राड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लेनिनग्राड। ओ देखिएगा एक चीज, वो जिस, एक मिनट रुकिएगा, पीट्सबर्ग, सॉरी, देखिए एक चीज यहां थोड़ी सी मिस हो रही है। हाँ, पीट्सबर्ग पूछ रहा है ना, पीट्सबर्ग आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित औद्योगिक प्रदेश है। पीट्सबर्ग कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित औद्योगिक प्रदेश है। चूंकि सामने एक मेज थी वो गिर गई, इसीलिए मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया। खैर कोई बात नहीं है। आइए, कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित औद्योगिक प्रदेश है। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा कह रहा है कि कथन ए अहमदाबाद है ये, ठीक है, देखते इसको सही कर लीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग इसी टाइपिंग के लिए ही, टाइपिंग दिक्कत के कारण ही आपके क्वेश्चन जाने में दिक्कत हुई है कि बाद है शहर। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कारण अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्य उत्पादक है। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लियर? अब देखिए आप पढ़िएगा, कह रहा है कि ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो जल्दी से आप इसका जवाब दीजिएगा। मुझे लग रहा है ये जवाब आपको निश्चित तौर पे आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर यही सही होता है, लेकिन यहां सटीक आंसर भी यही है कि क्या अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। क्लियर? उसके बाद उसका कारण क्या है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, मतलब सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग वहीं पर स्थापित हैं। क्लियर? आइए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं सह्याद्री के उच्च भागों में, रायलसीमा मध्य प्रदेश में, बघेलखंड प्रदेश में, महाराष्ट्र का लावा पठार। तो इसका भी आंसर जान लीजिए, यही है सह्याद्री के उच्च भागों में। यह प्रश्न हो सकता, पिछली बार भी टाइप हुआ था, तो मैंने कहा नहीं कि टाइप राइटर से थोड़ी सी मिस्टेक कहीं हो जाएगी, तो इसका बहुत अन्यथा मत लीजिएगा। सारे प्रश्न आप मिला लीजिएगा, सारे प्रश्न 2021 के ही हैं। क्लियर? हाँ, फिर कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु के लिए, पौधे के लिए, पशु एवं पौधों के लिए, दोनों के लिए, जीवों के लिए। तो इसका सटीक आंसर होगा पशु पौधे दोनों के लिए। जैव विविधता संरक्षण, जीवन की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर जितने तरह की जीवों की जातियां पाई जाती हैं सबको सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। देखिए यहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ऐसे, ठीक, देखिए 21 मार्च, आप सोच के देखिएगा, मार्च के बाद 21 अप्रैल होता है। ठीक है, ये देखिए मैं ये मिटा रहा हूं, आप अपने से ध्यान लगाइएगा। मार्च, इसके बाद मई होता है। ठीक है, ये जल दिवस है मार्च में, ये पृथ्वी दिवस है, और ये है आपका जैव विविधता दिवस। ठीक है, और आप बताइएगा कि ये 22 मार्च है कि 21 मार्च है। सभी जो तिथियां हैं सभी सेम है। ठीक है,
22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 21 मई, 22 मई। क्लियर, सभी तिथियां सेम है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जल कहां आता है, पृथ्वी पर, और जल के कारण ही तमाम सारे जीव उत्पन्न होते हैं। ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। तभी आप जान पाएंगे कि मार्च में जल दिवस मनाया जाता है, अप्रैल में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और मई में आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये कब, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, कि 22 मई को, या मैंने कह दिया, कंफ्यूज कर दिया आपको, 21 को या 21 को, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप सभी, तब मैं जान पाऊंगा कि आप सीरियस हैं। क्लियर। आइए, कह रहा है लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। देखिए, उस समय मेरे ध्यान में यही आया था, इसलिए चीज गड़बड़ हुआ था। लेनिनग्राड, ये जो शब्द है, देखिए लेनिनग्राड एक पत्तन का नाम, पत्तन मतलब बंदरगाह होता है। पत्तन मतलब क्या होता है, बंदरगाह। कनाडा में कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, जापान में। तो जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे। ये कहां है, रूस में है। अब इससे संबंधित कुछ चीजें जान लीजिए। देखिए, लेनिन ग्राड जो है वह नेवा नदी पर स्थित है, ठीक है, नेवा नदी पर स्थित है। यह रूस का शहर है। कहां का, रूस का शहर है, ठीक। देखिएगा, यह रूस की राजधानी मॉस्को के बाद सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। लिखेंगे, यह रूस की राजधानी मॉस्को के बाद सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके, 3 से 4 क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, ठीक ना जी। आइए, अब देखिएगा, ये नाम लेनिनग्राड इसका कब पड़ा था, सोवियत संघ के बनने के बाद। सोवियत संघ का निर्माण जब हुआ था तो इसका नाम लेनिनग्राड हो गया था, ठीक है। आगे है, अगला प्रश्न है आपका कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई इनमें से कौन सा कथन या कथनों, मतलब कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए, 3 कथन दिए हुए हैं। महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन किया गया, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है, कि उनके कटे फटे तट जब मिलाए जाते हैं तो लगभग मिल जाते हैं, ठीक है। ये कैसे, ऐसे तट तो नहीं मिलाया जा सकता, कंप्यूटर के द्वारा उन मैपों को मिलान करके देखा गया, उनकी आकृति को मिलाया गया तो मिल जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि नहीं, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसको कौन दिया था, वेगनर ने, 1912 में वेगनर कहीं मक्खी बैठ गई होगी तभी इस तरह की चीजें हो रही है, ठीक। वेगनर ने दिया था, कौन दिया था, वेगनर ने 1912 में। और इन्हीं का ये सब कथन है। कह रहा है कि दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, ये भी सही है। और सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण, यानी कि सभी सही हैं, 1 2 3 4 सभी सही हैं। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखिए कि वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय जो सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है। शुरू में एक मुख्य स्थल था जिसका नाम पेंजिया था, और उसके किनारे किनारे क्या था, जल था जिसका नाम था पेंथालसा। क्लियर, यानी जो स्थल खंड है, जो बड़ा भाग है, स्थल खंड है, उसे पेंजिया कहा गया, और जो पानी चारों ओर है उसे पेंथालसा कहा गया। बीच
बाद में आगे चलकर कालांतर में इसमें भूसन्नति हुई और ये दो भागों में ऐसे दरार पड़ गई, जिससे इसका पानी अंदर चला गया, ठीक है, और ये बना टेथिस नाम का सागर, टेथिस नाम का सागर। इसके बाद यहां से मलबा यहां जमा हुआ, आगे चलकर इसमें दबाव पड़ गया, इसीलिए यहां हिमालय पर्वत बन गया। क्या? हिमालय पर्वत। तो पूछा गया क्वेश्चन कि हिमालय पर्वत जहां आज है वहां पहले क्या था? तो वहां पहले टेथिस नाम का सागर था। हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम बलित मोड़दार पर्वत है। क्लियर? इससे भी प्रश्न आएगा तो आप इतना जान गए। क्लियर? आगे देखिएगा, फिर यही ऊपर वाला हिस्सा, इसमें 4 भागों में टूटता है। ये बनता है उत्तरी अमेरिका, ये बनता है यूरोप, ठीक है, क्या बनता है? यूरोप बनता है, और ये 3 भागों में टूटता है, ये बनता है एशिया, यूएस, ये यूरोप और एशिया। मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। इसके बाद निचला वाला हिस्सा 4 भागों में टूटता है, ये बनता है दक्षिणी अमेरिका, ये बनता है अफ्रीका, ये बनता है भारत, और ये बनता है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो पूरी तरह से महाद्वीपीय सिद्धांत का वेगनर का मैंने सिद्धांत ही बता दिया। क्लियर? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को किसने कहा था? देखिए, इसमें जितने हैं वो सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। E.W. जिम्मरमैन, आप जानते हैं E.W. जिम्मरमैन, ठीक है, ये भी एक भूगोलवेत्ता है। इनका एक कथन बहुत अच्छा है, पूछा गया है पीजीटी में, टीजीटी में भी हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो है वो है वीडाल्डीला ब्लास, वीडाल्डीला ब्लास। यह एक फ्रेंच, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, फ्रेंच भूगोलवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता थे, ये भी आपको जानना है। एक ही साथ आप सब कुछ जान, लगा तो 30 से 32 क्वेश्चन है, लेकिन आप कम से कम 100 क्वेश्चन की जानकारी, 80 क्वेश्चन की जानकारी होगी। इसी तरह से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना जी। ऑफलाइन में इसी तरह से मैंने सिलेक्शन दिया है कि आप जिस क्वेश्चन को पकड़िए उसके क्रीम को निकाल दीजिए, सारी चीजों का अध्ययन कर लीजिए वहां से, ठीक है। हाँ, देखिए, अब इसका आंसर तो ये सही है, लेकिन इसकी बात करें, E.W. जिम्मरमैन, E.W. जिम्मरमैन, ये कहाँ है? यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। इन्होंने ही कहा है, इनका कथन क्या है? कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्लियर मित्रों? अब देखिए, ठीक, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और ये भी सीओ सावर भी कहां के हैं? यूएसए के हैं। देखिए, बहुत नहीं, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं, ये भी यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। आगे देखिए, अगला है कि हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण पाते हैं? करेवा एक प्रकार की मिट्टी है। क्या है? करेवा एक प्रकार की मिट्टी है जो केसर के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको पता चल गया होगा कि केसर भारत में कहां उत्पादन होता है, ठीक है। केसर से संबंधित कौन सा क्षेत्र? क्या उत्तर पूर्वी हिमालय, या पूर्वी हिमालय, या हिमालय उत्तराखंड हिमालय, या कश्मीर? तो आप जानते हैं केसर का संबंध ही कश्मीर से लगाया जाता है। कहां से लगाया जाता है? कश्मीर से। तो इसका आंसर तो ये सही होगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो झीलीय, ऐसे लिखिएगा, झीलीय निक्षेपों से निर्मित मिट्टी को
लेखा या करेवा कहते हैं, करेवा कहते हैं। जो केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह मिट्टी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। यहीं से एक प्रश्न बनता है, जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है? आप जानते हैं एंथ्रेसाइट। क्या है? एंथ्रेसाइट। वो भी यहीं पाया जाता है, कश्मीर में। इसके बाद बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट केरला में, तमिलनाडु में पाया जाता है, और पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। ठीक है, मैंने 4 प्रश्न बता दिए आपको, जान लीजिए 4 प्रश्न। और सबसे ज्यादा उद्योगों में यूज होता है वो है बिटुमिनस। कौन सा? दूसरे प्रकार का कोयला। तो आइएगा, इसके बाद है नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब जो चट्टान है मैं बता दूं, चट्टान वार्चेस्टर महोदय जो भूगोलवेत्ता हैं, उनके कथन के अनुसार, और उन्हीं का कथन सर्वमान्य भी है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति क्या करता है, चट्टान का अर्थ लगाता है किससे? कठोर, जो कठोर पदार्थ है उससे, उसे चट्टान कहता है। लेकिन भूगोल कहता है कि चट्टान चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो सकती है और ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है। समझ में आई बात? चट्टान वह सभी पदार्थ, ठीक है, जो धातुएं नहीं हैं, जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वो चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, सबको हम चट्टान कहते हैं। अब देखिए, चट्टान 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? कितने तरह की? 3 तरह की होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दे रहा हूं, ताकि आप अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा यहां से क्या क्या आपको जानना है। पहली चट्टान है आपकी आग्नेय। क्या है? आग्नेय। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि आग रूपी पृथ्वी के ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ सबसे पहले, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसकी एक पहली विशेषता क्या होती है, आप लिख लीजिएगा, मैं सब लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे तो आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आप बहुत मुझसे भी सीनियर हो सकते हैं उम्र में, जो लोग देख रहे हैं। बस इतना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, अभी आप उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बस इतना सा गैप है। ठीक है, मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। मैंने आपको बताया है कि मैं भी कोई आसमान से टपका हुआ नहीं हूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है। बस क्या किया हूं, मेरा भी सिलेक्शन बहुत जल्दी नहीं हुआ क्योंकि मैंने हायर की सारी डिग्रियां ली हैं, इसके बाद इधर मुड़ा हूं। बस इतनी सी बात थी कि मैंने 1, 2 बार 3 बार एग्जाम दिया, जब देखा कि नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है उस पेपर को दोष ना देकर अपनी कमी पर काम किया है, फिर सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना जी। अब देखिए, आग्नेय तो क्या होता है, यह कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं। इसमें जल प्रवेश नहीं करता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि तब जीवन की उत्पत्ति ही नहीं थी, तो जीवाश्म कहां पाया जाएगा। इसके रवे बड़े बड़े होते हैं। रवे मतलब चट्टान बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद अवसादी चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान। ठीक है, ये खनिजों का भंडार होती है। आग्नेय चट्टान क्या? खनिजों का भंडार है। अवसादी चट्टान क्या है? इसी आग्नेय चट्टान पर जब ताप दाब, वर्षा, अपक्षय और अपर्दन के कारण ये चट्टान काट छाट कर दूसरी जगह परतों के रूप में जमा की गई, तो ये दूसरी बार अवसाद के रूप में जमा हुई चट्टान है। से अवसादों के जमा होने से चट्टान बनी है, इसलिए इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। परतों में जमा हुई, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। तब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जल प्रवेश कर सकता है, यह कोमल होती है। ठीक है, और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि तब तक जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। दूसरी बात, यह पेट्रोलियम और कोयला के भंडार होती हैं। पेट्रोलियम और कोयला के भंडार, तो आपको पता है वनस्पतियों के दबने से कोयला बना है और जीव जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम बना है। ठीक है, अब देखिए आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का मतलब होता है, अरे आग्नेय कायांतरित,
कायांतरित, या इसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक है, देखिएगा मैंने व्याख्या बहुत सारे की कर दी है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यह तरीका सही लग रहा कि नहीं, आपकी तैयारी बेहतर हो रही कि नहीं। ठीक है, नहीं तो चीजों को बदला जाएगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप जैसे चाहते हैं उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। जब तक इंसान ये नहीं मानेगा, ठीक है, और ये तरीका जो है इससे सिलेक्शन के नजदीक आप पहुंच जाएंगे, ना केवल नजदीक बल्कि सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है ना जी। कायांतरित मतलब जिस पर ताप दाब के द्वारा उसका रूप ही बदल दिया गया। इसमें देखिए आपका ग्रेफाइट आता है, खरिया मिट्टी आती है, कोयला आता है, ये सब इसमें आते हैं। कायांतरित चट्टान में आप जानते हैं जिसका रूप ही ताप दाब के कारण बदल जाए। ठीक, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह और कठोर होती है, ये भी खनिजों का भंडार होती है, इसमें भी जल प्रवेश नहीं करता है। ठीक है ना जी। जैसे हीरे, कोयले से हीरा बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, कोयले से हीरा। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण आपको किताब मिल जाएंगे, यहां टाइम बहुत ज्यादा जाया करने की। अब देखिएगा इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए ये बेनाइट नहीं शब्द है, ये है ग्रेनाइट। क्या शब्द है, ग्रेनाइट। तो इसको काटकर बना लीजिएगा ग्रेनाइट। ठीक है, क्या बना लेंगे, ग्रेनाइट। और यही सही है। ठीक है, यही ऑप्शन क्या है आपका, सही है, क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्लियर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर को आप बर्दाश्त करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरी गलती नहीं है। मैग्नीज उत्पादन के देशों का सही अवरोही क्रम, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम। तो ये सारा प्रश्न ही, ठीक है, आयोग ने गलत साबित कर दिया था, क्योंकि इसमें जो भी क्रम था ऐसा कोई भी देश क्रम से नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको फाल्स मान लिया था, मतलब गलत, सारे विकल्प क्या मान लिए थे, गलत मान लिए थे, यफ घोषित कर दिया गया था। तब देखिएगा इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। यदि आंसर में मैंने बनाया है कि इसका सही आंसर क्या था, लिख लीजिएगा आप। इसका सही आंसर था क्या, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसका, क्योंकि चीन में कुल उत्पादन का 37% सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन होता है। ठीक है, यदि इसी को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उड़ीसा, क्योंझर और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, क्योंझर और मध्य प्रदेश आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप विभिन्न खनिजों को, जब मैं ये करवा लूंगा तो खनिजों का क्रम जो नया है उसको दे दूंगा। फिलहाल एक तो देख ही लीजिए, ठीक ना जी। हाँ, जब लगा हूं तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बस अब निश्चित तौर पे अब रोज वीडियो जाएगी, रोज। कभी कोई दिक्कत बहुत हो गई तो नहीं, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता कि इस तरह का अब हो। ठीक है ना जी। कह रहा कि ग्रावन उत्पन्न होता है। ग्रावन नाम सुने हैं आप, केवल नाम बदला है, अपक्षय से, अंशन से, बलन से और अपर्दन से। तो ये देखिएगा भ्रंशन शब्द है, ये शब्द है भ्रंशन। ठीक है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा, भ्रंशन से। तो अब आंसर लगाइए तो खट से, ग्राविन क्या है। तो अब मैं बता दूं, आप जानिए कि ग्राविन जो शब्द है, ठीक है, ये जर्मनी
जर्मन भाषा में, ठीक है, जर्मनी की जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, अब एकदम आसान हो गया, ठीक है, यानी भ्रंश घाटी, यही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ये भ्रंशन से, भ्रंश घाटी क्या होती है, देखिए जब चटकन के कारण, ठीक है, दोनों किनारे सरकते हैं तो बीच में अगर कोई किनारा बैठ जाता है तो इससे निर्मित जो घाटी होती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। और इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत, ठीक है, भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। जैसे जर्मनी और फ्रांस में वासजेस और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, यह दोनों पर्वत कहाँ हैं तो आप बताइएगा निश्चित रूप से। अगला देखिएगा, कह रहा है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पाई जाएगी। यानी कि आप देखिए भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत पर इस जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की बात अगर करें तो मैंने कहा जहां ज्यादा बारिश होंगी वहां क्या पाया जाएगा, यह मिट्टी पाई जाएगी। भारत का अगर देखेंगे आप सिस्टम तो इसी तरह से ये है किनारा, ठीक है, यहां सबसे दक्षिण पश्चिम मानसून इधर ही से प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज्यादा ग्रीष्म काल में मानसूनी वर्षा होती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है, यानी ये किनारे सबसे ज्यादा बारिश होती है। और इस किनारे से संबंधित यहां कौन सा राज्य है तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र सही होगा। क्या, महाराष्ट्र। आप जानते हैं केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। अब यहां जब लेटराइट मिट्टी की बात आ गई, वर्षा की बात आ गई, तो जान लीजिएगा शीतकाल में इस समय जो मौसम चल रहा है, शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है भारत में, वो चक्रवाती वर्षा होती है, ये मानसूनी वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है ना जी। जिसे पर्वतीय वर्षा, अगर पर्वतीय पूछे तो पर्वतीय से होती है। क्लियर, आगे देखिएगा, कह रहा है कि आवर वेदरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, तो निश्चित तौर पे आप इसका जवाब देने का प्रयास करिए। एकदम नया क्वेश्चन होगा ये, क्या, एकदम नया क्वेश्चन, जो पढ़े भी नहीं होते हैं, इसे कहते हैं मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम से आपको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि ये आते ही नहीं है किसी को। ऐसा नहीं है कि ये तुक्का भले लग जाए लेकिन 100% कोई कहे कि मुझे आ गया ये क्वेश्चन, मैं जान रहा था, तो ये गलत है। समझ में आई बात। तो हमेशा एग्जाम से आपको आसान क्वेश्चन बाहर करते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं बाहर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन ही उलट पुलट गया है, ये यहां होना चाहिए था, ठीक है, ये यहां होना चाहिए था और ये यहां होना चाहिए था। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, क्या सही होगा, बी सही होगा। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्या एडुडोइट्स, ऑप्शन पे मत जाइएगा, एडुडोइट्स। अगर मुझे नहीं पता होता तो क्या, क्योंकि मेरा तो इसी में सब है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपको मैंने पहले ही दिन बताया था, ये टाइपिंग एरर है। इसका आंसर क्या है, एडुडोइट्स। आगे है कि बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है। बुशमैन तो पढ़ाया ही जाता है, होटेनटाट इसमें शब्द लगा है तो जान लीजिएगा कहीं कहीं उनको होटेनटाट भी कहा जाता हो, ठीक है। ये प्रजाति किससे संबंधित है, निग्रोइड प्रजाति से, काकेशस से, मंगोलाइड से या ऑस्ट्रेलाइड से। तो इसका सही आंसर आप टिक करिएगा पहली बार, तो देखिएगा इसका सही आंसर है निग्रोइड से। क्या है, निग्रोइड से। तो अब बात आती है
कि बुशमैन पाए कहां जाते हैं, तो बुशमैन देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, बुशमैन कहां पाए जाते हैं, कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए ये बुशमैन कालाहारी के मरुस्थल, ये ना तो पशुचारक हैं ना तो पशुपालक हैं, ये संग्रह करते हैं चीजों को और अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। मृत सागर किसके द्वारा बना है, तो मृत सागर देखिए भ्रंश घाटी के द्वारा बना है कि जलोढ़ के द्वारा बना है कि बलन या क्रेटर के द्वारा बना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या सही है। तो निश्चित तौर पे आप जान रहे हैं कि मृत सागर जो है भ्रंश घाटी से बना है। ठीक है, किससे? भ्रंश घाटी से। यहां से प्रश्न आता है, ये चैप्टर देखिए एक एक चैप्टर आपको ध्यान में आ जाना चाहिए था, जाना चाहिए क्वेश्चन के साथ कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन मुझे आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। संभववाद देखिए, संभववाद का जनक किसे कहते हैं? संभववाद का जनक लुसियन फेब्रे, जीन ब्रून्स, ईसा बोमेन और जी टेलर। ठीक है, किसे कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा। संभववाद आप में है, निश्चयवाद है, नौ निश्चयवाद है, ये तीन वाद हैं, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आप इसका फिलहाल जवाब दीजिएगा। देखिए संभववाद के जो जनक हैं वो लुसियन फेब्रे हैं। ठीक है, संभववाद का मेन कॉन्सेप्ट है कि अनिवार्यता कहीं भी नहीं है, सब कुछ संभव है, मनुष्य मतलब जैसा चाहे वैसा बना सकता है। नियतिवाद ये कहता था कि नहीं, प्रकृति ही सब कुछ है, मनुष्य प्रकृति का दास है, प्रकृति जैसा चाहती है मनुष्य वैसा करता है। तो ये दोनों में अतिथि, ना तो मनुष्य सब कुछ है ना ही प्रकृति सब कुछ है। तो टेलर ने दिया क्या? नौ निश्चयवाद। टेलर ने क्या दिया? नौ निश्चयवाद। ठीक है, और इन्होंने कहा, इनका एक बहुत जबरदस्त कथन है कि प्रकृति किसी चौराहे पर खड़ी उस ट्रैफिक पुलिस की भांति है जो आती हुई ट्रैफिक मनुष्य किसी चौराहे पर खड़ा उस ट्रैफिक पुलिस की भांति है जो किसी ट्रैफिक को कुछ समय तक तो रोक सकता है लेकिन उसकी दिशा को बदल नहीं सकता। समझ में आई बात? ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ग्रिफिथ टेलर इनका नाम है, जी टेलर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन मैंने इससे संबंधित तीनों प्रश्न आपको बता दिए हैं। ठीक, कभी कभी कथन ही आ जाता है। आइए इसकी बात करते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति बहुत ही आसान, लेकिन कभी कभी गूगली से भी आदमी आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये गूगली वाला ही प्रश्न है, ध्यान ही नहीं। जैसे आप जाने हिंदी पूछते, हिंदी किस भाषा का शब्द है, उसी तरह का ये प्रश्न है। ठीक है, तो मानसून जो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। कह रहा है पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं जो लगते तो आसान हैं लेकिन होते कठिन हैं। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी का धुरी पर घूमना, जाहिर सी बात घूमती है, लेकिन घूमने से क्या दिक्कत है? क्या घूमने से दिन रात होगा? नहीं होगा, तो यानी कि ये गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, ये भी नहीं, गलत है। ठीक है, क्योंकि इससे भी कोई दिक्कत नहीं, इससे दिन रात छोटा बड़ा नहीं होगा, दिन रात होगा लेकिन छोटा बड़ा को कोई असर नहीं पड़ेगा। भू कक्षा का अंडाकार होना, ये भी नहीं सही है, अंडाकार हो चाहे गोलाकार हो उससे छोटे बड़े का असर नहीं होगा। तब क्या सही होगा? पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो झुकी है उसी के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। क्लियर? आगे
कह रहा है कि भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? तो वो आपका प्रदेश है, जिस प्रदेश से आप टीजीटी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 2025 में। ठीक है, अप्रैल में आपकी परीक्षा है। मैं याद दिला दे रहा हूं, अभी 10 दिन, आज 9 तारीख है। अब ठीक है, तो अभी भी बहुत दिन नहीं गया है, 90 दिन अभी आपके बचे हैं। क्लियर? हाँ, तो क्या इसका आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। क्या इसका आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। अभी उठिए, जागिए और तब तक मत सोइए जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद का कथन है। ठीक है, आइए ऐसे महापुरुषों का फिगर चित्र लगाइए अपने रूम में और उन्हीं को देखकर पढ़िए। लगेगा कि ये लोग ऐसे रहे हैं जो महज 32 साल की उम्र में बहुत कुछ कर गए। विश्व में भारत का नाम, ठीक है, भारत को विश्व गुरु का दर्जा इन्होंने दिया है। ठीक है ना जी, दिलवाया है। आप जानते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन की बात। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम क्या है? मतलब मनुष्य जब शुरू से आया है यहां पर तो उसने क्या किया है? क्या सबसे पहले कृषि किया? नो। ठीक, तो पहले यही गलत हो गया। भोजन संग्रह, तो भोजन संग्रह तो किया था, लेकिन औद्योगिकरण उसके बाद हो गया? नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कृषि, ये भी गलत हो गया। भोजन संग्रह, तो हाँ, मनुष्य को कुछ भी नहीं आता था, शुरू में वो भी प्रकृति का ही एक जीव था, तो भोजन संग्रह करता था। इसके बाद फिर कृषि किया, फिर उद्योग पर आया है। ठीक है ना जी? हाँ, तो ये प्रश्न आपका ये सही हो जाएगा। ये भी समझदारी पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, आगे कह रहा है कि देखिए 53, इसमें एक 53 के बाद 54 होगा। ये क्या होगा? 54 प्रश्न का नंबर होगा। देखिएगा, लिख देता हूं मैं, ये 54 होगा। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी का संबंध क्या है? कृषि से है। सभी का संबंध कृषि से है। श्वेत क्रांति आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। गुजरात में वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, वर्गीज कुरियन। ठीक है, आगे देखिएगा, पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से है, सरसों उत्पादन। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, मछली। क्लियर? इस समय ठंडा का मौसम चल रहा है, जबरदस्त तरीके का मछली टेस्टी भी होती है और स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, गर्मी भी प्रदान करती है। ठीक है ना जी? देखिए, इसके बाद तब जब तीनों हो गया तो इसका आंसर ये होगा, यानी ये सही होगा। क्लियर? यानी सभी संबंधित हैं, तो उल्टा हो जाएगा ना आंसर। आगे है, कह रहा है कि पीत बामन किसे कहते हैं? पीला कौन सा तारा दिखाई देता है? तो देखिएगा, मंगल तो लाल दिखाई देता है। ठीक है, मंगल लाल दिखाई देता है, शनि पीला नहीं दिखाई देता। ठीक है, सूर्य को अगर आप सुबह देखेंगे बहुत सवेरे तो ये आपको पीला दिखाई देगा। ये भी एक टेक्निकल ही क्वेश्चन था। क्लियर? हाँ, निश्चित। सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है जिसमें कितना प्रतिशत हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से इसमें ऊष्मा और प्रकाश है। और आप भी तारा बनने की कोशिश में हैं। अभी आप क्या हैं? निश्चित तौर पे ग्रह हैं और सारी जरूरतों के लिए माँ बाप का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोग तो इसमें ऐसे होंगे जो उपग्रह भी पैदा कर दिए होंगे। मतलब क्या, मैं अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात का, कि मतलब खुद माँ बाप से पैसा मांग रहे होंगे और
वहीं बेटे बेटी भी जो पैदा हो गए हैं वो भी पैसा अब उनसे मांग रहे हैं। क्लियर? तो आप तारा बनिए, इसके बाद अपनी जरूरतों को पूरा करिए और अपने जो छोटे अनुज हैं उनकी भी जरूरतों को पूरा करिए। ठीक है ना जी? तो 71% इसमें हाइड्रोजन और 26.5% क्या पाया जाता है? हीलियम। और हाइड्रोजन ही हीलियम में बदलता है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इसी के दौरान क्या ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। कह रहा है कि 2001 से 11 की अवधि में उच्चतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः अंकित कीजिए। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखिए बिहार में है, रहा है। ठीक है, 1100 से ऊपर है। क्लियर? और अरुणाचल प्रदेश में 17 रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ठीक है, एक कथन सत्य नहीं है, पढ़ लीजिए पहले। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा एक काल्पनिक बल है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह वायुगति के समानुपाती होता है। तो ये देखिएगा, यही ऑप्शन सही नहीं। ये घर्षण बल से संबंधित नहीं है, ये एक आभासी बल है। कैसा बल है? आभासी। क्लियर? हाँ, ये जान जाइएगा। अब हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 58 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वनों के प्रकार दिए गए हैं और मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं। देखिए पढ़िए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन, कोणधारी वन उत्तरी कनाडा, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो देखिएगा सही नहीं पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा पहले। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न नहीं पूछता है और हम ध्यान नहीं देते हैं और उसका जवाब हम गलत कर जाते। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इत्मीनान, धैर्य और सतर्कता ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। क्लियर? तो देखिए सभी सही है, जैसे ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया से संबंधित नहीं है। क्लियर? कहां से? मंगोलिया से संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर ये सही होगा। कह रहा है कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को क्या करिए? मिलाइए। ठीक, कूट को मिलाइए। तो देखिएगा, मैं ये जो मैंने याद किया था मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूं। ठीक है? हाँ ठीक, देखिए थोड़ा थोड़ा शब्द मिलेगा, थोड़ा थोड़ा शब्द मिलेगा। आप मिलाने देखिए, एरी नहर, एरी से मिलाइएगा नहर को, नहर, एरी को नहर से मिलाइएगा। इसके बाद न्यूटन को संतुलन से मिलाइएगा। ठीक, न्यूटन को किससे मिलाएंगे? संतुलन से। ठीक है, न्यूटन को किससे मिलाएंगे? संतुलन से। और देखिए प्रगामी तरल, देखिए ये ऑप्शन कहीं मिल रहे हैं क्या? ए में 4 और डी में 2, डी में 2, ए में 4 और डी में 2। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं मिला, तब मुझे लग रहा है विकल्प कहीं ना कहीं गलत टाइप हुआ। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये विकल्प कहीं ना कहीं क्या हुआ है? गलत टाइप हुआ है। ये देखिए, मैं तुरंत, क्योंकि यही सही है, न्यूटन ने संतुलन सिद्धांत दिया था, तो विकल्प हो गया है गलत टाइप। इस विकल्प को आप क्या कर दीजिएगा? ऐसे बना लीजिएगा, ये। ठीक है, और इसमें यहां एक है, ये जो है ये एक है। ठीक है, हाँ ये एक है भाई,
ये एक है। अब देखिएगा स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ये हैरिस का, स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस का। अब बचा कौन सा, डब्ल्यू हैवेल, ये प्रगामी सिद्धांत दिए हैं। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये। एक बार खुद से लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है पूछा। उपलब्धता के आधार पर सर्वसुलभ, सामान्य, सुलभ, दुर्लभ, अप्रयुक्त, संभाव्य, गुप्त, शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय और अप्रयोजनीय और संभाव्य दुर्लभ। तो देखिएगा इसका सटीक आंसर ये है, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। उपलब्धता के आधार पर पूछा है ना, हाँ, इसलिए जल्दी चलिए, इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। तो ये आप जान रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रवाल भित्तियों को सामुद्रिक वर्षा वन कहते हैं। क्लियर हो गया। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान मूगा चट्टान। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सॉरी, तभी तो दिमाग में देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं उसको, महान मूंगा चट्टान को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। पहला ये है। दूसरा, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊषा काल, ठीक है, आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये यहां मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। कह रहा है कि कौन सा सही है, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा सही है। तो देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, तो दोनों, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। देखिए, यहां से यहां तक आप मिटा दीजिएगा, ये यहां से यहां दोहरा दिए हैं। ठीक है, में तक, ठीक है ना जी, यहीं तक सही है। क्लियर। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि ये यहां से के बाद वो जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना जी। आगे है 62वां क्वेश्चन। 61 के बाद 62 नहीं टाइप किए हैं क्या? चलिए देखिए, अच्छा, वो 62 मुझे लग रहा है पहले लग गया है। ठीक है, सर्वसुलभ, हाँ देखिए 62 यहां है, क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। 62 यहां है, इसके बाद मैं वही सोच रहा था 60 है, इसके बाद 61 आपका है। ठीक है, इसके बाद है 63। सभी प्रश्न हैं, बस केवल इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना जी। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम जल्दी से आप बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले चीन को रखिएगा, लेकिन चीन 3 ऑप्शन में है। कहां? 3 ऑप्शन में। चलिए, उसके बाद भारत को रख लीजिएगा, तो भारत भी 3 ऑप्शन में है। तब उसके बाद इंडोनेशिया को रखिएगा। अब एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है डी। क्या है? डी। और ये आज भी ये सही है। इस तरह से आपके 63 क्वेश्चन, ठीक है, पूरी तरह से 2021 का भूगोल के जो 63 इसलिए है कि एक प्रश्न, ठीक है, चारों प्रश्न में दिया रहता है। वो पूछा गया था बंदरगाह, ठीक है, केरला का, और मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन अलेप्पी बंदरगाह पूछा गया था, वो केरला में है। कहां है? केरला में है। तो इस तरह से आपके भूगोल के पूरे प्रश्न हो गए। कल इकोनॉमिक्स का प्रश्न जाएगा, समझ में आई बात?
और हो सकता है इसके पहले का जो पेपर हुआ है उसका जाए। तो आप इससे अपना विश्लेषण करिएगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने इन 30 क्वेश्चनों से कितना फायदा उठाया है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको अभी पढ़ने हैं, ये सारी चीजें अगर ईमानदारी से आप चेक करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, दीजिए इजाजत। मिल